अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 राज्यसभा में पेश कर दिया गया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बिल को ऐवान में पेश करते हुए कहा कि सभी फरीकीन से बातचीत के बाद बिल तैयार हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा लोग ने इस बिल से मुतालिक अपने मशवरे दिए। वक्फ बिल पर बहस के दौरान किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ मलकियत में लगातार तनाज़े की वजह से ये बिल ज़रूरी है। इस बिल से मुतालिक 284 तंजीमों से बातचीत की गई। वक्फ मलकियत से मुतालिक बहुत सारे केसेस ज़र-अल्तवा हैं। हम अच्छी सोच से ये बिल लेकर आए हैं। कानून इंसाफ के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं। वक्फ का मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में ही होगा। मुसलमानों के तौर तरीक़े में मदाखलत नहीं की जाएगी। बोर्ड में शिया सुन्नी बोहरा सब होंगे। अपोजिशन के सभी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहता है आपको पूरा इसके लिए इजाज़त है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने सर जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये 3 बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये 3 जो व्यवस्था है ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने कहा है कि वक्फ के मायने अतिया करना है जो कोई भी किसी को भी कर सकता है। मोहम्मद साहब के ज़माने में गैर मुसलमानों ने भी अतियात की। अतिया की रिवायत हर मजहब में है। हमारे यहाँ अतिया को रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना। इस मुल्क में SGPC है, टेम्पल ट्रस्ट है। आखिर ये BJP वाले गुमराही क्यों फैला रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वक्फ एक्ट आया था जिसमें इस्लाह करने के लिए कई तरामीम की गई। कांग्रेस के ज़माने में जो तरामीम हुई इसमें पूरा ताउन और सपोर्ट दीगर पार्टियों की भी थी। वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी गुमराही ये फैलाई गई कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को अपनी ज़मीन कह देता था। क्या मुल्क में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, कानून नहीं है, अदालत नहीं है? हम ट्रेन में नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? नासिर हुसैन ने कहा कि वक्फ को लेकर किए जा रहे दावे गलत हैं। कहा जा रहा कि आप अदालत नहीं जा सकते, लेकिन आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां जा सकते हैं। पढ़े थे तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने बिल पास करने दिया था? आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपीस करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपीस कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया?
10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे, इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा ये उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है, एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में, इनका जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। मैं इनके सारे जितने ये मैं भी जो बात किया मैं आपके सामने यहाँ टेबल पे रखता हूं सर। आप कह रहे हैं, आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को शक्ति देंगे। भैया आप 10 साल पावर में थे, क्या किए? आज वेबसाइट निकाल के देखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात कर रहे हैं सिर्फ किरण रिजिजू जी का नाम नजर आएगा, काउंसिल नहीं है उसके अंदर, काउंसिल नहीं है उसके अंदर। और जो बजट अलोकेट होता था वक्फ काउंसिल के लिए वो भी नहीं दिया गया। वहां का जो स्टाफ था उनको सैलरीज नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं, कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से है, वहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहां के वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। आज आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान को मदद करेंगे, आप कह रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कितना आप जो असत्यवादी देश के सामने रखेंगे और पार्लियामेंट में रखेंगे। आप हमेशा मिसलीड करने का काम किए हैं। हर एक चीज जो ये बोल रहे हैं इसमें ये सत्य से दूर है और देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये बातें यहां पे कर रहे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बिल पर बहस के दौरान वक्फ बोर्ड का मुआवजा पुरानी फिल्मों के गुंडों से कर दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से फिल्मों में गुंडे जिस औरत पर हाथ रख देते थे वो उनकी हो जाती थी, इसी तरह से ये वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पर हाथ रख देते थे वो इस ज़मीन उनकी हो जाती थी। डॉक्टर राधा मोहन ने मजीद कहा है कि वक्फ बाई यूज़र उनका बड़ा हथियार था। किसी की ज़मीन पर कुछ दिन नमाज क्या पढ़ ली, वक्फ बाई यूज़र वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो गई। तमिलनाडु में 1500 साल कदीम मंदिर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करार दे दी गई। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे करते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की जमीन कब्जा करने का संगीन इल्जाम आयद किया था। इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर के जरिए वक्फ की जमीन कब्जा करने के इल्जाम पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि ये बीजेपी वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं साबित कर दें। मैं टूट जाऊंगा लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं, अगर आप साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। खड़गे ने अनुराग ठाकुर के बयान पर अपनी शदीद नाराजगी जाहिर की और कहा कि मेरे पास 1 इंच भी वक्फ की ज़मीन नहीं। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जो कुछ कहा वो गलत है, वो माफ़ी मांगे, मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जगह नहीं। वो मजीद कहते हैं कि बीजेपी के लोग मुझे डराना चाहते हैं, मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं, मैंने 1 इंच आज तक किसी की ज़मीन नहीं ली।
میرے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ملکارجن کھڑگے نے انوراگ ٹھاکر سے استعفیٰ دینے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ انوراگ ٹھاکر نے جو الزام لگایا ہے اگر وہ ثابت نہیں کر پائے تو استعفیٰ دے دیں، اور اگر مجھ پر الزام ثابت ہوتا ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ Thank you, sir. I am grateful to you. You have given me a chance to clarify certain remarks made in the other house in my name. Sir, I rise a deep annoyance. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Devegowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Shri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Shri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in Parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walkland is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I had also a leader of the laborers, and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. I have long way, and Devegowda ji was with me. I was with him. Then, you made your point. sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला, देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से।
और मुझे ये लगाते हो। Confined to the point, sir. और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ अरे अनुराग ठाकुर भाई जात में 1 second on जात नहीं बोलता। Leader of the opposition, please, sir. You have made your points. No, this is very. I appreciate. Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. गर्मी की शिद्दत में रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश के इम्कान भी हैं। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना के लिए अलग अलग पेशगोई जारी की है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का इम्कान है। साथ ही जनूबी हिंद के कई इलाकों में भी बारिश होने के अच्छे आसार हैं, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना बना रहेगा, इससे सयाहों को घूमने का अच्छा मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ रही, जबकि राजस्थान की दर्ज हरारत में तेज़ी से इजाफा हो रहा। उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी है, तो छत्तीसगढ़ में बारिश का इम्कान है। मुल्क की कई रियासतों में अप्रैल से जून तक शदीद गर्मी होगी। मध्य प्रदेश में कई मुकामात पर बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे मौसमियात को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गर्मी जारी रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी परेशान करने वाली है। ज़्यादातर इलाकों में अभी दर्ज हरारत में इजाफा होगा। वहीं रियासत के मैदानी इलाकों में दर्ज हरारत 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेलंगाना और कर्नाटक के कई इलाकों में तेज़ हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश हुई है। महकमे मौसमियात की तरफ से ये बात जाहिर की गई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के आसमान में जुज़वी तौर से बादल छाए रहे। वैसे महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में मौसम से जुड़ी किसी भी तरह की वार्निंग जारी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP को इंतबाह किया कि गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ क़वानीन, ज़ाब्तों और रहनुमा उसूल की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत उज़्मा ने इस बात पर जोर दिया कि मुजरिम के साथ भी कानून के मुताबिक ही सलूक किया जाना चाहिए, जो कुछ मुजरिमीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा है कि पुलिस रियासती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है, जिसका समाज और ख़ास तौर से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पर सीधा असर पड़ता है। अदालत ने दो टुक लहजे में कहा कि पुलिस ऑफिसरों को अपनी हद नहीं पार करनी चाहिए। अदालत ने कहा, पुलिस में लोगों और समाज का यकीन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बेंच ने 26 मार्च को अपने एक हुक्म में कहा कि पहली नज़र में उसे देखने से यकीन पैदा नहीं होता, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि उसे सिर्फ रस्मी तौर पर पेश किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये तबसरा उस वक्त सामने आया था जब एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तारी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हिरासत में लिया और हिरासत के दौरान पुलिस थाने के अंदर उसके साथ जिस्मानी ज़्यादती का सलूक किया गया। इस दलील की हिमायत में अर्जी दहिंदा के वकील ने अपने भाई के जरिए इसी दिन मुतल्लिका SP को अपने भाई की मुबैना गिरफ्तारी के ताल्लुक से भेजे गए ईमेल का हवाला दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी बरामदात पर 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई बड़े मुल्कों पर भी अमेरिका नए टैरिफ लगाने जा रहा, जिससे पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। हिंदुस्तान पर अमेरिका के जरिए 26% टैरिफ लगाए जाने के बाद ये बहस तेज हो गई कि इसका हिंदुस्तान पर कैसा असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत के कई सेक्टर में नुकसान हो सकता है। इनमें टेक्सटाइल, जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सेक्टर को शामिल किया गया। ट्रंप ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ उन ममालिक पर लगाया है जो अमेरिका के मुताबिक उनसे अच्छा खासा टैरिफ वसूल रहे थे। जो भी मुल्क अमेरिका से आई अशिया पर टैरिफ वसूल रहा था, अब अमेरिका भी उन मुल्कों से इतना ही टैरिफ वसूल करेगा। रिपोर्ट में बैंकिंग और इंटरनेशनल स्टॉक के माहिर अजय बग्गा ने टैरिफ मामले पर कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी टैरिफ कई हिसाबात पर मबनी है। इनमें कस्टम ड्यूटी, करेंसी में बदलाव और GST को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही
انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ یہ ٹیرف نافذ کر کے امریکہ فرسٹ اور اکیلے ہونے والی ذہنیت کی طرف بڑھ رہا۔ اجے بگا نے یہ بھی بتایا کہ ٹرمپ کے ٹیرف سے کن سیکٹر پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان کے گھریلو بازار پر اس کا اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے امریکہ کی طرف سے عائد کردہ نئے باہمی محصولات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی عالمی تجارتی نظام کو بدل دے گی۔ اگرچہ کینیڈا اور میکسیکو ان محصولات سے مستثنی ہیں، پھر بھی کچھ مصنوعات پر 25% درآمدی ڈیوٹی لاگو ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے تارکین وطن کی امریکہ میں اسمگلنگ کو روکنے میں کینیڈا کے کردار پر سوال اٹھایا۔ اس وجہ سے امریکہ نے فینٹائل اسٹیل، ایلومینیم اور آٹو موبائل پر محصولات برقرار رکھے۔ امریکہ نے کینیڈا پر ان اشیاء پر 25% ٹیرف لگا دیا جو ان کے آزاد تجارتی معاہدے کے تحت نہیں آتے۔ تاہم امریکہ دواسازی، لکڑی اور سیمی کنڈکٹر مصنوعات پر اضافی محصولات عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے امریکہ کے 3 بڑے تجارتی شراکت دار میکسیکو، چین اور کینیڈا اس ٹیرف پالیسی سے متاثر ہوں گے۔ تجارتی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ محصولات نہ صرف امریکہ اور کینیڈا کے کاروباری تعلقات کو متاثر کریں گے بلکہ عالمی سپلائی چین پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ ٹیرف پالیسی دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو متاثر کر سکتی ہے۔ میانمار میں گزشتہ جمعے کو آئے 7.7 شدت کے تباہناک زلزلے کے بعد بھی کئی جھٹکے آفٹر شاکس مقامی لوگوں نے محسوس کیے ہیں۔ جھٹکوں کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ ملک کے موسمیاتی سائنس و آبی سائنس محکمے کے مطابق صبح تک 2.8 سے 7.5 شدت کے 66 جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریاستی انتظامیہ کونسل انفارمیشن ٹیم کے مطابق زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ کر 3085 ہو گئی ہے۔ 4715 افراد اس دوران زخمی ہوئے اور 341 اب بھی لاپتہ ہیں۔ اس درمیان ریاستی انتظامیہ کونسل کے سربراہ من آنگ ہوائنگ نے کہا ہے کہ میانمار حکومت زلزلہ راحت و بازآباد کاری کوششوں کے لیے 500 ارب کیات تقریباً $238.9 ملین امداد کرے گی۔ سرکاری روزنامہ کے مطابق میانمار کے لیڈر نے یہ بیان پی تاؤ میں ایک نقد عطیہ تقریب میڈیا پروگرام میں خیر خواہوں نے 104.44 بلین کیات نقد اور 12.4 بلین کیات قدر کی غیر نقدی چیزیں عطیہ کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی بمسٹیک چوٹی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے بینکاک روانہ ہو گئے۔ اس دوران وہ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کر رہے۔ مودی وزیر اعظم پیٹونگ ٹارن شیناواترا کی دعوت پر تھائی لینڈ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ منعقد ہونے والے 6 بمسٹیک چوٹی کانفرنس میں بھی حصہ لے رہے۔ بمسٹیک کانفرنس میں تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، میانمار اور بھوٹان کے رہنما شرکت کر رہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی کہ وزیر اعظم مودی تھائی لینڈ اور سری لنکا کے دورے پر روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم مودی تھائی لینڈ کے بعد سری لنکا کے بھی سرکاری دورے پر جائیں گے۔ اپنے تھائی لینڈ دورے کے دوران مودی شیناواترا واٹ کا بھی دورہ کریں گے جو تھائی لینڈ کے ٹاپ 6 مندروں میں سے ایک ہے۔ یہ جگہ لیٹے ہوئے بدھ کے عظیم مجسمے کے لیے مشہور ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل کو عدالت میں چیلنج کرے گا اور لوگوں کے حقوق کو خطرے میں ڈالنے والے اس سیاہ قانون کے خلاف لڑائی کو سڑکوں تک لے جائے گا۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں مجوزہ قانون کی تنقید کرتے ہوئے بورڈ کے رکن محمد ادیب نے کہا ہے کہ یہ مسلم طبقے کی جائیداد کو ضبط کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ مرکزی حکومت اسے اس سوچ سے شروع کیا ہے کہ وہ ہماری جائیداد چھین سکتے ہیں۔ کیا اسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ مت سوچیے کہ ہم ہار گئے ہیں۔ محمد ادیب نے کہا ہے کہ یہ تو شروعات ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں غور و فکر کے دوران بل کی مخالفت کی گئی۔ یہ ملک کو بچانے کی لڑائی ہے کیونکہ مجوزہ قانون ہندوستان کے تانے بانے کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس موقع پر AIMPLB کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو پیش کرنے سے پہلے اہم معاملوں پر غور نہیں کیا گیا۔ ایک معاملے کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 3C
2 میں ڈی ایم کی جگہ فیصلہ لینے کا حق نامزد آفیسر کو دے دیا گیا۔ اس سے معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا۔ اب یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ بن جائے گا۔ قاسم رسول الیاس نے کہا، ہمیں ڈی ایم کے کردار کو لے کر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض اس بات کو لے کر ہے کہ جو بھی سرکاری آفیسر اس میں شامل کیا جائے گا وہ زیادہ تر حکومت کے حق میں ہی فیصلہ دے گا، اس سے وقف کے حق میں کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے 211 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز سبمٹ کی اور تفصیل سے یہ بتایا کہ اس میں جو 44 امینڈمنٹ لائے گئے ہیں اس میں سے ہر ایک کے اوپر میں ہمارا کیا آبجیکشن ہے وہ تفصیل سے ان کے سامنے رکھا، پوری کمیٹی کے سامنے 31 ممبر کی۔ اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں بھی یہ کمیٹی گئی ہے وہاں کی دینی ملی جماعتوں نے، ملک میں بھی جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء نے، جمعیت اہل حدیث نے، اور اس کے بعد پھر علاقائی سطح پر بھی جو جماعتیں ہماری موجود ہیں انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا اور یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ وقت ترمیمی بل قابل قبول نہیں ہے، اسے واپس لیا جائے۔ اس کے بعد جب جے پی سی نے عام لوگوں سے رائے مانگی ای میل کے ذریعے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں سے 3 کروڑ 66 لاکھ لوگوں نے اور دوسری جماعتوں کی طرف سے تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے ای میل کے ذریعے اس بل کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ بل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی لوک تنتر میں، کسی بھی جمہوریت میں اتنی بڑی آواز کو آپ انداز نہیں کر سکتے، اور خاص طور سے ان کی آواز جن سے متعلق بل لایا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف ہماری آواز کو انداز کیا گیا، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی مقتدر جماعتوں کی آواز کو انداز کیا گیا، بلکہ جو جے پی سی کے اندر اپوزیشن کے ممبران تھے ان کی بات بھی نہیں سنی گئی۔ انہوں نے 44 امینڈمنٹ کے اوپر میں آواز اٹھائی تھی اور اس پہ اپنی سفارشات دی تھی، وہ سب کے سب رد کر دی گئی، اور صرف بی جے پی اور اس کی حلیف جماعتوں نے جو دیا تھا اس کو لے لیا گیا 14 ترمیمات کو، اور اب وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ بات صرف قراردادوں سے، درخواستوں سے اور میمورنڈم سے بات نہیں بنے گی، اب ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بل کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، جو ہمارے دستور نے اور ہمارے دستور کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے جو آزادی دی گئی اس کو استعمال کرتے ہوئے پرامن طریقے سے ہم احتجاج درج کرائیں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا ایک بڑا احتجاجی دھرنا 17 مارچ کو دلی میں ہوا تھا، جس میں دلی اور اس کے قرب و جوار سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں 20 سیاسی جماعتوں کے 40 نمائندوں نے شرکت کی تھی، جس میں کانگریس کے لوگ تھے، سماجوادی پارٹی کے لوگ تھے، جس میں کمیونسٹ پارٹیوں کے لوگ تھے، جس میں فارورڈ بلاک کے لوگ تھے، جس میں آپ کے یعنی کئی پارٹیاں تھیں، عام آدمی پارٹی کے لوگ تھے، این سی پی کے لوگ تھے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے بھی ہماری آواز میں آواز ملائی۔ دوستو اور ساتھیوں، ایک بار پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ حملے ہوئے، لنچنگ کے واقعات ہوئے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ندیم الحق نے راجیہ سبھا میں کہا ہے کہ یہ وقف محض قانونی مسئلہ نہیں ہے، پرانی روایت سے جڑا معاملہ بھی ہے۔ کیا ہم ان روایتوں کو فراموش کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک ملک، ایک قوم بنایا؟ یہ معاملہ بس مسلمانوں سے جڑا نہیں ہے، یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں، آئی ایشو بھی ہے۔ ہمارے لیے آئین محض ایک کتاب نہیں، رہنما ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ وقف بل میں کئی خامیاں ہیں، یہ بل اینٹی فیڈرل ہے۔ اس بل کا مقصد وقف بورڈ میں مسلمانوں کی نمائندگی کم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔